नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। इन दस्तावेजों के सामने आने से कई बड़े बड़े नामों पर सवाल उठे हैं। तो आज हम इन फाइलों की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है और अफवाह क्या। हाँ, और इस जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि ये फाइलें आखिर दुनिया के सामने आईं कैसे। फिर हम देखेंगे कि इन हजारों पन्नों में आखिर क्या है और क्या वो क्लाइंट लिस्ट जिसका सबको इंतजार था वो सच में है भी या नहीं। हम घोटालों, विरोधाभासों और सबसे चर्चित ट्रंप कनेक्शन की भी पड़ताल करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका राजनीतिक असर क्या हुआ और हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एप्स्टीन फाइल्स का पर्दाफाश। किसी भी कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन संवेदनशील दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे हुई। देखिए, ये सब शुरू हुआ एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम के कानून से। 18 नवंबर 2025 को अमेरिकी सदन में इस पर वोटिंग हुई और आप अंदाजा लगाइए 427 में से सिर्फ एक वोट इसके खिलाफ था। इससे पता चलता है कि इस मुद्दे पर लगभग सभी पार्टियां एकमत थीं। अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून बन गया। और फिर दिसंबर 2025 में फाइलों का पहला जत्था दुनिया के सामने आ गया। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद हम सबको इंतजार था। इन फाइलों में आखिर है क्या? यहाँ हम देखेंगे कि लोगों की उम्मीदें क्या थीं और असलियत में क्या सामने आया। सच और मिथक के बीच का फर्क अब साफ होने वाला है। ये स्लाइड इस केस की शायद सबसे बड़ी पहेली को सामने रखती है। अनुमान था कि इस मामले से जुड़े करीब 60 लाख पन्नों के दस्तावेज होंगे, लेकिन सामने आए सिर्फ 30 लाख। मतलब कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही हमें पता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस पर पार्शियल यानी आंशिक की मोहर लगी है। बाकी का सच अभी भी उन फाइलों में ही बंद है। बिल्कुल, पूरी दुनिया को एक क्लाइंट लिस्ट का इंतजार था, एक ऐसी सीधी साधी लिस्ट जिसमें दोषियों के नाम साफ साफ लिखे हों, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं मिला। न्याय विभाग के मुताबिक ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं। सच तो एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा है। कहीं कोई ईमेल है, कहीं फ्लाइट का रिकॉर्ड है, तो कहीं किसी का बयान। इन सब टुकड़ों को जोड़कर ही पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है और यही चीज इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अब हम तीसरे खंड में आ गए हैं, स्कैंडल और विरोधाभास। देखिए, जब भी सच सामने आता है तो वो अक्सर अपने साथ कई विवाद भी लाता है। तो इन फाइलों के साथ ऐसी कौन सी हैरान करने वाली बातें सामने आईं? आइए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं शर्मनाक गलती थी। दस्तावेज जारी करते समय पीड़ितों जैसे संवेदनशील नामों को छुपाने के लिए उन पर काली पट्टी लगा दी जाती है। इसे रिडक्शन कहते हैं। लेकिन एक मामूली सी कॉपी पेस्ट की तकनीकी गलती की वजह से ये नाम उजागर हो गए। इस एक छोटी सी चूक ने सैकड़ों पीड़ितों की पहचान दुनिया के सामने ला दी, उनकी निजता को भंग कर दिया और कई बेबुनियाद आरोपों को भी हवा दे दी। यहाँ विरोधाभास की एक हैरान करने वाली मिसाल है। देखिए, 2025 में गिस्लिन मैक्सवेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप और एप्स्टीन करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ 2017 के एक ईमेल में खुद एप्स्टीन ने लिखा था कि मैं 10 साल तक ट्रंप का सबसे करीबी दोस्त था। 2 बयान और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और दिलचस्प बात यह है कि इस बयान के बाद मैक्सवेल को कम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया, जिसने कई और सवाल खड़े कर दिए। हमारा चौथा खंड विशेष रूप से इस कहानी के सबसे चर्चित चेहरे यानी डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के संबंधों पर केंद्रित हैं। इन फाइलों में उनके कनेक्शन को लेकर क्या मिला? आइए सबूतों की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1987 से 2004 तक का दौर दोस्ती और पार्टियों का था, लेकिन 2004 में एक प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद 2004 से 2007 का दौर शुरू हुआ, जब रिश्ते में खटास आ गई और ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने मशहूर मारा-लागो क्लब से बैन तक कर दिया था। ये 2011 में एप्स्टीन द्वारा मैक्सवेल को भेजा गया एक बेहद रहस्यमयी ईमेल है। इसमें लिखा है, वो कुत्ता जो भौंका नहीं है वो ट्रंप है। अब इस एक लाइन का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक धमकी थी या कोई राज?
इसका मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया है, और ये इस केस में सबूतों के अधूरेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एफबीआई की फाइलों में ट्रंप से जुड़े दो गंभीर आरोपों का जिक्र तो मिलता है, एक 1984 का और दूसरा 1995 का। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है नीचे लिखा हुआ नोट। खुद न्याय विभाग ने इन आरोपों को सनसनीखेज और असत्यापित कहा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ आरोप हैं जिन्हें कभी साबित नहीं किया जा सका। और इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में आरोप और सबूत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी होता है। ये एक और विवादित सबूत है, एक किताब में एक संदेश और हस्ताक्षर जो कथित तौर पर ट्रंप के बताए जाते हैं, लेकिन ट्रंप ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि ये उन्होंने लिखा है। तो सवाल फिर वही है कि सच कौन बोल रहा है? ये सबूत भी हमें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचाता। अब आते हैं 5वें खंड पर, राजनीतिक भूचाल और जांच। इन फाइलों का असर सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा, इसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। हाँ, इन फाइलों के खुलासे की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। तुर्की में लड़कियों की तस्करी को लेकर जांच शुरू हो गई, लिथुआनिया की मॉडल एजेंसियां शक के घेरे में आ गईं, और नॉर्वे में तो विदेश मंत्रालय तक जांच की आंच पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस मामले के तार कितने देशों से जुड़े हुए थे। अमेरिका के न्याय विभाग के अंदर भी एक बवंडर चल रहा था। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के नीचे काम करने वाले दो बड़े अधिकारियों, एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो और सेक्शन चीफ माइकल सिडेल ने इस्तीफा दे दिया। और इसी बीच एक लीक ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि विभाग के भीतर रिपब्लिकन नामों को छिपाने की कोशिश हो रही थी। ये विभाग के अंदर एक गहरे संघर्ष और भरोसे के संकट की ओर इशारा कर रहा था। और इस पूरे मामले का असर सीधे अमेरिकी समाज पर पड़ा, जो दो खेमों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो सड़कों पर सच सामने लाओ के नारे लगा रहे थे, और दूसरी तरफ वो थे जो इसे विपक्ष की एक राजनीतिक साजिश या होक्स बता रहे थे। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे ये लड़ाई सबूतों से ज्यादा इस बात की हो गई थी कि किसकी कहानी पर यकीन किया जाए। और अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं, निष्कर्ष। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे विवादों और अधूरे सबूतों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये एक अधूरी कहानी है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, 60 लाख में से केवल 30 लाख पेज ही जारी किए गए हैं। जब तक बाकी का आधा सच सामने नहीं आता, तब तक हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। कई बड़े और जरूरी सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में दफन है। तो आइए मुख्य बातों को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। पहला, 2025 के कानून ने इन फाइलों को बाहर लाना मुमकिन किया। दूसरा, डेटा अधूरा है और कोई सीधी क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली है। तीसरा, तकनीकी गलतियों और झूठे बयानों ने बड़े घोटाले पैदा किए। चौथा, ट्रंप से जुड़े सबूत उलझे हुए और विवादित हैं। पांचवां, इन फाइलों ने दुनिया भर में जांच शुरू करवाई और अमेरिका को राजनीतिक तौर पर बांट दिया। और सबसे बड़ा निष्कर्ष, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। जब कहानी सिर्फ आधी पता हो, तो वो कौन से सबसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको अभी भी ढूंढने हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।